हेलो बच्चों, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। आज हम अपनी यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 5, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बेसिकली आपने सुना होगा कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर होती है वो जनरली थ्री टाइप्स होता है उसका: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू मैं डिफाइन करूं कि सॉलिड स्टेट क्या होती है, लिक्विड स्टेट क्या होती है और गैसियस स्टेट क्या होती है, तो सॉलिड स्टेट बेसिकली वो होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट अबव द रूम टेम्परेचर होगा, अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और लिक्विड स्टेट क्या होगी बेसिकली कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा मेरा बिलो द रूम टेम्परेचर एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा अबव द रूम टेम्परेचर। अगर मैं गैस की बात करूं बेसिकली तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी मेरा क्या होगा, बिलो द रूम टेम्परेचर होगा। अगर हम लोग कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स या फिर यहाँ पर साइज ऑफ पार्टिकल्स या फिर डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ पार्टिकल इसके बिहाव के ऊपर अगर डिफाइन करें तो यानी कि अगर पार्टिकल के विद रिस्पेक्ट टू में डिफाइन करें तो जो सॉलिड होती है उसके अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वहां पर काफी क्लोजली पैक्ड होंगे पार्टिकल। क्लियर है? जो मेरी सॉलिड होगी इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो क्या होंगे बेटा, बिल्कुल काफी ज्यादा हद तक क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। और दूसरी तरफ अगर मैं लिक्विड स्टेट की बात करूं तो उसमें पार्टिकल क्या है मेरे, थोड़े दूर दूर होंगे एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट की। और अगर मैं गैसियस स्टेट की बात करूं तो मेरे पार्टिकल क्या होंगे, बहुत ज्यादा दूर दूर होंगे, उनके बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा बेसिकली। ओके, ये दोनों फ्लूइडिटी शो करते हैं, ये वाला फ्लूइडिटी शो नहीं करता क्योंकि इसके पार्टिकल मोशन कर सकते हैं, इस वाले पार्टिकल मोशन नहीं करते, ये सिर्फ अपनी मीन पोजीशन के ऊपर ही वाइब्रेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर इनकी मैं शेप की बात करूँ तो इसकी डेफिनेट शेप होती है, इसका जो वॉल्यूम है वो भी डेफिनेट होगा। लिक्विड के केस में अगर मैं बात करूँ तो इसकी डेफिनेट शेप होती है, सॉरी डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट नॉट डेफिनेट शेप। शेप इसकी डेफिनेट नहीं होगी। 1 लीटर पानी को आप लोग गिलास के अंदर डाल लीजिए तो वो गिलास की शेप ले लेगा, जग के अंदर डाल लीजिए जग की शेप ले लेगा, एनीथिंग दूसरे बीकर में डाल लीजिए उस बीकर की शेप ले लेगा। लेकिन जो गैस होती है उसका ना तो डेफिनेट शेप होती ना ही डेफिनेट उसका वॉल्यूम होता है मेरा। तो अगर मैं वाटर के केस में बात करूं तो वाटर की मेरी तीनों स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, तीनों अलग अलग टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करेगी। ओके, मेरी बात ये जैसे कि 0 डिग्री और बिलो 0 डिग्री के ऊपर एग्जिस्ट करेगी सॉलिड स्टेट वाटर की। लिक्विड स्टेट कहाँ, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट में वाटर आपको प्रेजेंट मिलेगा। और अगर मैं गैसियस स्टेट की बात करूं वो बेसिकली अबव 100 डिग्री सेल्सियस पर आपको वाटर की गैसियस स्टेट मिल जाएगी या स्टीम स्टेट कह लीजिए। अब कई बार क्या होता है, कुछ ऐसा टेम्परेचर भी होता है जहां पर तीनों स्टेट साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकती है एक साथ। उस टेम्परेचर को जहां पर किसी भी लिक्विड की तीनों स्टेट साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करे उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। वाटर के केस में ट्रिपल पॉइंट होता है जनरली 0.01 डिग्री सेल्सियस, वहां पर टेम्परेचर होना चाहिए और प्रेशर होना चाहिए 4.58 mm। क्लियर है? कितना, 0.01 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा और 4.58 क्या होगा मेरा, प्रेशर होगा। जब इतना टेम्परेचर हो और इतना प्रेशर हो तो जो मेरा वाटर है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट के ऊपर साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकता है। दिस इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। उसके बाद इसकी दो स्टेट्स और होती है, प्लाज्मा स्टेट्स बेसिकली मैं बोल सकता हूँ एक स्टेट को, और दूसरी क्या होती है मेरी बेसिकली बेटा, फिफ्थ स्टेट को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कंडेंस स्टेट होती है। वैसे तो ये इसको बोलते हैं सुपर कूल्ड सॉलिड में, मैं आपको डिफाइन करूंगा इसमें सुपर कूल्ड सॉलिड। उसके बाद इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के ऊपर बात आती है कि जो आपके स्टेट्स ऑफ मैटर है उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज कैसी लगती होती है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज कई प्रकार की होगी यहाँ पर मेरे पार्टिकल्स के बीच में: डाइपोल डाइपोल, आयन डाइपोल, और आपकी आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डिस्पर्सन फोर्सेज एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं आपकी सबसे पहले स्टेट जिसका नाम है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज की बात चल रही है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, तो
तो इंटरमोलिक्यूलर्स जो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगी, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में जो फोर्सेज लगती है एक ही सब्सटेंस के, उन्हें बोलते हैं हम लोग बेसिकली यहाँ पर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज। तो जो मेरी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज होएगी जनरली यहाँ पर, तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज को मैं बेसिकली यहाँ पर कहूंगा कि सबसे पहले आती है डाइपोल डाइपोल। यानी कि दो डाइपोल्स के बीच में, डाइपोल समझते हो, दो पोल्स होंगे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो जैसे HCl होगा, यहाँ पार्सली नेगेटिव यहाँ पार्सली पॉजिटिव, तो दूसरा जो HCl मॉलिक्यूल होगा उनके बीच में यहाँ पार्सली पॉजिटिव यहाँ पार्सली नेगेटिव, तो ये दो डाइपोल हो गए, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगती होती है उसको बोलते हैं हम यहाँ पर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू पोलर मॉलिक्यूल। सेकेंड आती है मेरी आयन डाइपोल फोर्सेज। कौन सी है बेटा? आयन डाइपोल। आयन डाइपोल के केस में क्या होगा, एक तो मेरा आयन होगा, ओके, और दूसरा क्या होगा, एक डाइपोल। डाइपोल जैसे वाटर का एग्जांपल ले लीजिए, जब हम NaCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो उसका जो कैटायन है वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, वाटर मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में आ जाते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल का कौन सा पार्ट, नेगेटिव वाला पार्ट आएगा इसके इंट्रैक्शन में, तो ये H2O की स्ट्रक्चर होगी बेसिकली। तो यहाँ पर जो पार्सली 2 नेगेटिव चार्ज है वो इसकी टच में आ जाएगा और सराउंडिंग में ऐसे चारों तरफ OO अटैच हो जाएंगे वाटर के मेरे। तो ये क्या होगी मेरी आयन और डाइपोल। यहाँ पर क्या है, एक आयन होगा, ये आयन रहा मेरा बेटा, ये डाइपोलर मॉलिक्यूल हो गया, कौन सा मेरा, वाटर। उसके बाद आता है बेटा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। जो एक डाइपोल है वो खुद ही क्या कर लेगा, आपका डाइपोल इंड्यूस्ड कर लेगा दूसरी तरफ जाकर, दूसरे से। क्लियर है? तो मेरे पास यहाँ पर एक पोलर मॉलिक्यूल होगा, एक क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। जो पोलर मॉलिक्यूल होगा वो क्या कर लेगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर आपको इसका एग्जांपल के लिए बताऊं तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड वाला पैदा करना, बनाना। तो यहाँ पर मेरे पास मान लो कोई एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये पार्सली नेगेटिव और पार्सली पॉजिटिव चार्ज लगा लीजिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, दूसरे किसी जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? और किस प्रकार से, यानी कि ये नेगेटिव क्लाउड इसके पॉजिटिव क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। वैसे होता नहीं यहाँ पर पॉजिटिव क्लाउड, लेकिन उसको फिर भी ये क्या करेगा, अपनी तरफ थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, पार्सली पॉजिटिव और पार्सली नेगेटिव चार्ज। तो इसे बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, कि एक डाइपोल ने दूसरे डाइपोल को इंड्यूस्ड किया है, पैदा किया है, पहले नहीं था नेचुरली। क्लियर है? तो नोबल गैसेस और किसी पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जब इंटरेक्शन होती है तो वो यही होती है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। एक होता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। बेसिकली क्या होता है बेटा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अब की बार कोई आयन होगा जो इंड्यूस्ड करेगा डाइपोल को, जैसे कि मान लो मेरा NO3 नेगेटिव आयन है, तो वो क्या करेगा, जो I2 है बेसिकली आयोडीन है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उसके पॉजिटिव टर्मिनल को, ठीक है, इंड्यूस्ड करेगा, वहां पे अट्रैक्ट नहीं करेगा, उसके पॉजिटिव फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बेसिकली पहले उसको इंड्यूस्ड करेगा, पैदा करेगा। तो यहाँ पर NO3 नेगेटिव, ओके, ये क्या करेगा बेटा, नेगेटिव फील्ड जो आयोडीन है उसके पॉजिटिव टर्मिनल क्रिएट करेगा वहां पर, और उसके बीच में यहाँ पर फिर क्या हो जाएगी, इंट्रैक्शन। तो यहाँ क्या है, नेचुरली नहीं होता आयोडीन के ऊपर यहाँ पर पार्सली नेगेटिव चार्ज, होता नहीं है, ये तो इंड्यूस्ड किया है इसने। जब ये इसके टच में आएगा NO नेगेटिव आयंस, NO3 नेगेटिव आयन, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह के इंट्रैक्शन को बोलेंगे आयन डाइपोल इंड्यूस्ड। लंडन फोर्सेज या फिर डिस्पर्सन फोर्सेज का अगर मैं बताऊं आपको, लंडन फोर्सेज जर्नली लगती है बेटा टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, और ये क्या होती है बेसिकली, तो इसको बोलते हैं मोमेंट्री डाइपोल। यानी कि डाइपोल कुछ समय के लिए ऑटोमेटिकली क्रिएट्स होते हैं, पैदा होते हैं, नेचुरली होते नहीं हैं, ठीक है। मान लो ऐसे दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गए, तो जैसे अपने पास एक दूसरे के पास आएंगे तो ऑटोमेटिकली मोमेंट्री, यानी कि सम टाइम्स के लिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर पोल्स क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगा लो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा लो, होते नहीं है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में ऐसे इंट्रैक्शन हो जाएगी, वो वाली कहलाएगी आपकी लंदन फोर्सेज। सबसे वीकेस्ट फोर्सेज होती है लंदन फोर्सेज इनके बीच में, ठीक है। इनके बारे में वंडरवाल ने बताया था बेसिकली, तो एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्हें वंडरवाल फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन भी कहते होते हैं।
उसके बाद यहां पर आता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वर्सेस थर्मल एनर्जी का और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज का आपस में क्या है। तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या है, वो वाली फोर्स जो पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास पास रखती है। और थर्मल एनर्जी कौन सी होती है? थर्मल एनर्जी का मीन्स एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर, एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर के कारण एनर्जी आएगी पार्टिकल के बीच में, तो पार्टिकल पास पास रहना थोड़ी ना पसंद करेंगे, एनर्जी आते पार्टिकल दूर दूर मूव करेंगे। तो एक दूसरे के अपोजिट फोर्सेज हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेज और थर्मल एनर्जी। क्लियर? थर्मल एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, पार्टिकल उतने ज्यादा दूर दूर एक दूसरे से भागने की कोशिश करेंगे वहां पर। उसके बाद आता है बेटा मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बॉयल्स लॉ। गैस लॉ है बेसिकली, हम गैस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम इस स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर हमने जनरली 3 स्टेट यहाँ पे डिस्कस किया, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। तो उनमें से लिक्विड और गैसियस स्टेट को तो हम इसी यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे, यहीं पर डिस्कस करेंगे +1 के अंदर ही। और जो सॉलिड स्टेट होती है उसको डिस्कस करते हैं +2 क्लास के अंदर, फर्स्ट यूनिट आती है वो आपकी। क्लियर है? केमिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पर हम गैस लॉ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला लॉ आता है बॉयल्स लॉ। क्लियर है बेटा? क्या है? बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स ने क्या कहा था? बॉयल्स ने बेसिकली ये कहा था बेटा कि वॉल्यूम ऑफ ए गिवन गैस इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, बस शर्त ये है बेटा। दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ बेसिकली। क्लियर है? तो यहां पर मैं V इज इक्वल टू यहाँ पे K/P भी लिख सकता हूं। K क्या है मेरा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। यहां पर VP इज इक्वल टू K या फिर PV इज इक्वल टू मैं कांस्टेंट भी डिफाइन कर सकता हूं। यहां पर ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर क्या कह रहा है? प्रेशर जितना ज्यादा होगा वॉल्यूम उतना ही कम होगा। अगर किसी चीज के ऊपर प्रेशर जितना ज्यादा डालेंगे हम लोग, उस चीज का वॉल्यूम क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। और प्रेशर जितना कम होगा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ बेसिकली। याद रखिएगा पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। या हम इक्वेशन को ये भी लिख सकते हैं, P1V1 इज इक्वल टू P2V2 भी। क्लियर है? अगर इनमें से कई बार 3 टर्म दी होगी तो 4th टर्म को हम ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, मेरी बात यहां पर। उसके बाद आता है बेटा मेरा नेक्स्ट लॉ, जिसे बोलते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ने क्या कहा था मेरा यहां पर? कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ के अंदर क्या आता है मेरा यहां पर? कि जो मेरा वॉल्यूम ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर। क्लियर है बेटा? वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, यानी कि जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतना ही मेरा गैस का वॉल्यूम होगा। क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा पार्टिकल्स के बीच में उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, वो उतने ही ज्यादा दूर दूर भागेंगे। और जितने ज्यादा दूर वो जाएंगे उतना ही ज्यादा उस गैस का वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगा। तो और जितना टेम्परेचर लो होगा तो पार्टिकल्स की एनर्जी कम होगी, तो वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास रहना पसंद करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और ये भी कब होगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर होगा बेटा। वही प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए मैं K लगा दूंगा यहां पर, V/T इज इक्वल टू K, या फिर V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अगर मेरा मान लो जो वॉल्यूम है उसको मैं V2 में कन्वर्ट कर दूं तो टेम्परेचर मेरा ऑटोमेटिकली, और टेम्परेचर क्या हो जाए? T2 हो जाए, और T2 ग्रेटर देन T1 हो तो, लेकिन ओवरऑल जो रेशो होएगा V1 और T1 का वो इज इक्वल टू होगा V2 और T2 के बराबर होगा। ये कांस्टेंट चीज इसी बात को बताती है कि जितना वॉल्यूम चेंज होगा उतना ही जितना टेम्परेचर चेंज हो जाएगा उतना वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। लेकिन उन दोनों की रेशो जो होगी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के ऊपर, वो क्या होगी? सेम होती है ऑलवेज।
ओके मेरी बात। उसके बाद आता है गे लुसेक्स लॉ या फिर एमेंटन लॉ। इसके अंदर वो यहाँ पर क्या कह रहा है, गे लुसेक्स लॉ के अंदर या फिर एमेंटन लॉ कह लीजिए आप इसको, इसके अंदर वो यहाँ पर यह कह रहा है कि वॉल्यूम, यहाँ पर अब की बार वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है आपको, और वो कहेगा प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, कि वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग कांस्टेंट, तो प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन। हाँ, टेम्परेचर जो है वो केल्विन में होना चाहिए भाई, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या कह रहा है बेटा कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। वही बात फिर निकालेंगे हम, कांस्टेंट वगैरह लगाएंगे तो P बाई टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। यहाँ पर भी P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2 के बराबर हो जाएगा मेरा। क्लियर है मेरी बात बेटा यहाँ पर? ओके, उसके बाद यहाँ पर इनके ऊपर चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, वो थोड़े बहुत ट्राई कर लेना आप लोग, बिल्कुल इजी जी न्यूमेरिकल्स हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक इनफ रहेगा आई थिंक, तो आगे आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे।